एपिसोड 11 शादी की बात, उस बंदे की कंडीशन। वही वीआईपी वार्ड से संदीप को बाहर आते हुए देखकर अजय ने ईशा जी से कहा, आंटी मैंने कहा था ना, ये कितना तेजी से अंदर गया था उतना ही तेजी से बाहर आएगा। ईशा जी ने जैसे ही अजय की बातों को सुना तो उन्हें बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। वही दूसरी ओर अजय की बातों को मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के साथ साथ संजय जी ने भी अजय की बातों सुन लिया था। उन्हें भी संदीप के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को दबा लिया। संदीप ने भी अजय की बातों को सुन लिया था। उसे अजय के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो तो उस बंदे को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन संदीप को कौन समझाए कि वो जिसे सबक सिखाने के बारे में सोच रहा है वो इंसान रातों रात में ही, उसके साथ ही उसकी फैमिली को किसी को बिना पता चले ही इस दुनिया से ही मिटा सकता है। लेकिन संदीप कहाँ मानने वाला, वो तो मोटी चमड़ी का इंसान जो ठहरा। वही मेहरा जी को भी अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें उन्हीं के बेटे की गलती जो थी। थोड़ी देर बाद सानवी भी वीआईपी वार्ड से बाहर आ गई। सानवी को वीआईपी वार्ड से बाहर आते हुए देखकर ईशा जी सानवी के पास आते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? ईशा जी को अपने लिए इतना परेशान देखकर सानवी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तो सोच लिया था कि उसकी गलती के लिए कभी भी उसे माफी मिलेगी भी या नहीं। सानवी ने ईशा जी को गले लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, उन्होंने मेरे साथ कुछ किया नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। ईशा जी ने जैसे ही सानवी की बातों को सुना तो वो शॉक होते हुए सानवी को अपने से दूर करते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया है? सानवी ने खुश होते हुए कहा, हाँ आंटी, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। सानवी की बातों को मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के साथ साथ अजय और संजय जी ने भी सुन लिया था। वो लोग शॉक भी थे, लेकिन सानवी के लिए खुश भी थे। तभी अजय ने कुछ सोचते हुए सानवी से पूछा, सानवी, उसने तुम्हें सच्ची में तो माफ कर दिया है ना? जहां तक उसे मैं जानता हूं, उसने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा ही होगा। अजय की बातों को सुनते हुए ईशा जी और संजय जी ने भी अजय की बातों का साथ देते हुए उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अजय की बातों से हम भी सहमत है। सानवी ने उन लोगों की परेशानी को दूर करते हुए हंसते हुए उन लोगों से कहा, उन्होंने मुझे माफ करने के लिए 3 शर्तें रखी थी। उन 3 शर्तों को सानवी ने उन लोगों को बता दिया। सानवी ने चौथी शर्त को उन्हें नहीं बताया, क्योंकि ये उन दोनों का पर्सनल मैटर था। तभी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने खुश होते हुए सानवी से कहा, बेटा तुम अब खुश तो हो ना? तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हारा पति बनने वाला है। हमें तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कपूर ने भी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का साथ देते हुए कहा, हमें भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों को हम खुश देखना चाहते हैं। सानवी को उन सभी लोगों को खुश होते हुए देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वही अजय को भी उन लोगों को ऐसे खुश देखकर उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। वो लोग खुश हो ही रहे थे कि तभी वहां पर एक फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहरा जी के पास आते हुए उन्हें उस बंदे की कंडीशन के बारे में बताया। मेहरा जी, जो कि कब से उनके बेटे के बारे में सोच रहे थे, जो कि उन्हीं के पास चुपचाप खड़ा था, वो क्या सोच रहा था उन्हें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उन्हें इतना तो मालूम था कि उनका बेटा कुछ गलत ही सींच रहा होगा। वो अपने बेटे को कुछ समझा पाते कि तभी उनके कानों में उस बंदे की कंडीशन के बारे में पता चला। मेहरा जी अपने बेटे से ध्यान हटाते हुए मेहरा जी ने उस फीमेल डॉक्टर से कहा, ठीक है, मैं उन्हें इसके बारे में बताता हूँ। इतना बोलते हुए वो उन लोगों की ओर बढ़ते हुए उन लोगों के पास आते हुए उन लोगों से कहा, सुनिए, मैं आप लोगों को उसके कंडीशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही उन लोगों ने मेहरा जी की बात सुनी तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। सानवी ने परेशान होते हुए कहा, जी अंकल, आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हो? मेहरा जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों से कहा, आप लोगों को पता ही होगा उसके दिल के पास 3 गोलियां लगी थी। सानवी ने घबराते हुए मेहरा जी से कहा, हाँ अंकल, हमें पता है। सानवी को उस बंदे के लिए बहुत डर लग रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब मेहरा जी से ही उसे मिल सकते थे। मेहरा जी ने उन लोगों से कहा, उसकी कंडीशन ऐसे है कि उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता। उसकी कंडीशन ठीक हो सकती है, मगर वो कभी भी आर्मी में नहीं जा पाएगा। अगर वो आर्मी में गया तो उसे आप लोग कभी भी नहीं देख पाएंगे। मेहरा जी की बातों को सुनकर उन लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। सानवी ने रोते हुए कहा, मैं हर वक्त उनके साथ ही रहूंगी, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी, मैं उन्हें कुछ काम करने का मौका ही नहीं दूंगी। तभी मिस्टर एंड मिसेस कपूर ने रोते हुए सानवी से कहा, बेटा तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना होगा, नहीं तो उसे हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। हम उसका ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन देश का फर्ज भी हमें निभाना है। तभी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने मिस्टर एंड मिसेस कपूर से कहा, आप लोग उसकी फिक्र मत कीजिए, वो हमारा भी बेटा है, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप लोग आराम से अपनी ड्यूटी कर सकते हो।
मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की बातों को सुनकर मिस्टर एंड मिसेस कपूर को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें खुशी थी कि उनके जाने के बाद सानवी के परिवार वाले उनके बेटे को अच्छे से देख लेंगे। संजय जी ने कुछ सोचते हुए अजय से कहा, बेटा अजय तुम उसके साथ यहीं पे रहोगे, मैं आर्मी वालों से बात कर लूंगा। अजय ने संजय जी से कहा, ठीक है अंकल मैं उसके साथ यहीं पर रहूंगा। वहीं इन लोगों से थोड़ी दूरी पर संदीप ने सानवी की शादी से लेकर अब तक की सभी बातों को सुन लिया था। सानवी को उस बंदे के लिए इतना प्यार, इतनी फिक्र, उसके लिए इतना आंसू बहाना, ये सब देखकर संदीप को जलन के साथ उस बंदे के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। संदीप चाहता था सानवी उसके लिए परेशान हो, उसके लिए फिक्र करे। संदीप ने अब अपना माइंड बना लिया था उस बंदे को खत्म करने का। एपिसोड 12 सानवी को परेशान करना, सानवी का इमोशनल होना। अस्पताल में वीआईपी वार्ड के बाहर सानवी ने उन लोगों से कहा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, बोलते हुए वो वीआईपी वार्ड में चली गई। सानवी के जाते ही ईशा जी ने मेहरा जी से पूछा, मेहरा जी हमारे बेटे को अस्पताल से डिस्चार्ज कब मिल जाएगा। मेहरा जी ने ईशा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, 1 हफ्ते बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। ईशा जी ने मेहरा जी से कहा, ठीक है मेहरा जी। ईशा जी से बात होने के बाद मेहरा जी अपने बेटे के साथ वहां से चले गए। मेहरा जी के जाने के बाद ईशा जी ने अजय से कहा, बेटा तुम शिव मंदिर में उन दोनों की शादी की तैयारी करवाओ, लेकिन किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अजय ने ईशा जी से कहा, ठीक है आंटी, मैं उनकी शादी की तैयारी करवाता हूँ, बोलते हुए वो वहां से चला गया। अजय के वहां से जाती ही ईशा जी ने मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से कहा, चलिए हम लोग भी उनकी शादी की कुछ तैयारी करवाते हैं। ईशा जी की बात का जवाब देते हुए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने मिस्टर एंड मिसेस कपूर से कहा, ठीक है, कहते हुए वो लोग भी वहां से चले गए। उन लोगों के वहां से जाते ही वहीं दूसरी ओर मेहरा जी के केबिन में संदीप ने अपने डैड से गुस्से से कहा, पापा मैं सानवी से ही शादी करना चाहता हूँ। मेहरा जी ने अपने बेटे से कहा, मैं जानता हूँ तुम सानवी से प्यार करते हो, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मेहरा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उस बंदे से गलती से भी उलझना मत, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संदीप ने अपने पापा की बातों को सुनते हुए उसने अपने पापा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो उस बंदे को कैसे भी करके मार कर ही दम लेगा। वही हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में वो बंदा गहरी नींद में सो रहा था। सानवी अपने धीमे कदमों से उस बंदे के पास आते हुए उसका मास्क हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगी। सानवी ने उस बंदे को सुकून से गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसे उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। उसे सोते हुए देखकर सानवी ने कहा, आप सोते हुए कितने अच्छे लगते हो, दिल चाहता है कि आपको ऐसे ही देखती रहूं। मुझे पता है मुझसे गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने के लिए मैं आपको पूरी दुनिया की खुशी देना चाहती हूँ। सानवी ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, अरे पगली तुम्हें अपनी शादी की तैयारी भी तो करनी है। तुम्हें अपने पति के लिए अच्छे से तैयार होना होगा ताकि तुम्हारे पति की नज़र तुम पर से हटे ही नहीं। इन सभी बातों को अपने आप से बोलते हुए सानवी बहुत खुश हो रही थी। उसने खुश होते हुए उस बंदे को किस करते हुए वो उससे दूर हो पाती कि तभी उसने देखा कि वो बंदा नींद से जग गया है। उस बंदे ने घूरते हुए सानवी से कहा, तुम मुझे सोने नहीं दोगी क्या। सानवी ने जैसे ही उस बंदे की आवाज सुनी तो सानवी ने अपना क्यूट फेस बनाते हुए उस बंदे से कहा, आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस बंदे ने सानवी का क्यूट फेस देखा तो उसे सानवी के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। उस बंदे ने सानवी का हाथ पकड़ते हुए अपने पास बिठाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको देखने आई थी। सानवी को परेशान करने के लिए उस बंदे ने सानवी की नाक खींचते हुए उसके बालों के साथ खेलते हुए उसने सानवी से कहा, तुम्हें शादी की शॉपिंग नहीं करनी है क्या। अगर शॉपिंग नहीं करनी है तो बोलो, मैं किसी और से शादी कर लूंगा। किसी और से शादी की बात सुनकर सानवी का फूल जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा गया। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। सानवी के आंखों से आंसू को निकलते हुए देखकर उस बंदे को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सानवी से कहा, तुम रो क्यों रही हो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सानवी ने रोते हुए कहा, किसी और के साथ शादी की बात आप कैसे कर सकते हो। आप सिर्फ मेरे हो, मैं किसी और के साथ आपको नहीं देख सकती। आपके ऊपर सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा वो हक और किसी का नहीं। बोलते हुए वो और जोर जोर से रोने लगी। सानवी को इतना रोते हुए देखकर उस बंदे को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने ऐसा मजाक सानवी से किया ही क्यों। सानवी को शांत कराने के लिए उसने सानवी से कहा, मुझे बैठने में तुम थोड़ा मदद करोगी क्या। सानवी ने रोते हुए ही उस बंदे को बैठने में मदद कर दी। अच्छे से बैठने के बाद उसने सानवी को अपने पास आने को कहा। उसकी बात मानते हुए सानवी उसके पास आ गई। सानवी के पास आते ही उसने एक हाथ से सानवी की कमर को पकड़ते हुए सानवी को अपने करीब लाते हुए उसने कहा, मेरी तरफ देखो सानवी। सानवी ने रोते हुए ही उसकी तरफ देखने लगी।
उस बंदे ने सानवी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम्हारे अलावा वो हक और किसी का नहीं। सानवी ने जैसे ही सुना कि वो सिर्फ उसके है तो उसे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। सानवी ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, क्या आप सच्ची में मेरे ही हो, मेरे अलावा और किसी के नहीं ना? उस बंदे ने सानवी की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं। प्रूफ के लिए मैं अपनी जान, वो इतना ही बोल पाया था कि सानवी ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए। उस बंदे से दूर होते हुए सानवी ने रोते हुए कहा, आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। उस बंदे ने सानवी से कहा, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? सानवी ने कहा, हाँ मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उस बंदे ने कुछ सोचते हुए सानवी का मूड अच्छा करने के लिए उसके आंसू को पोंछते हुए उसके बालों के साथ खिलते हुए कहा, शादी में क्या पहनोगी? सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो सरप्राइज है। उस बंदे ने कहा, सरप्राइज? सानवी ने कहा, हाँ सरप्राइज। कुछ सोचते हुए सानवी ने उस बंदे को किस करते हुए कहा, अच्छा आप आराम कीजिए, मैं शादी की कुछ तैयारियां करती हूँ। कहते हुए उस बंदे को मास्क पहनाते हुए उसे बेड पर आराम से सुलाते हुए वो वहां से चली गई। सानवी के जाते ही वो बंदा भी गहरी नींद में सो गया। एपिसोड 13, सम्राट और सानवी की शादी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डेली उस बंदे का ट्रीटमेंट करते, डेली उसका चेकअप करते। ऐसे ही डेली शर्मा फैमिली वाले उस बंदे से मिलने आते, उसका अच्छे से ख्याल रखते। उस बंदे का भी शर्मा फैमिली वालों के साथ अच्छे से बॉन्ड बन गया था। ऐसे ही डेली सानवी उस बंदे का अच्छे हैट एज ख्याल रखती थी। सानवी को उसका ख्याल रखना उस बंदे को बहुत अच्छा लगता था। मिस्टर एंड मिसेस कपूर भी अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए उस बंदे की हालत में सुधार आ रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीतने को आ गया। एक हफ्ते से एक दिन पहले संजय जी ने डिस्चार्ज का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज मिलते ही ईशा जी ने अपने बेटे को अस्पताल के वीआईपी वार्ड में ही आर्मी का यूनिफॉर्म पहनाकर उसे तैयार करवा दिया था। आज उसकी शादी जो थी, आर्मी के यूनिफॉर्म में ही आर्मी वालों की शादी करवा ही जाती है। ईशा जी ने अपने बेटे को तैयार करने के बाद उसे मास्क पहनाते हुए वो दोनों वीआईपी वार्ड से निकलते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ गए। हॉस्पिटल के बाहर आते ही वो दोनों काले रंग की कार में बैठ गए। कार में बैठते ही कार शिव मंदिर की ओर जाने लगी। एक हफ्ता बीतते ही संजय जी ने अस्पताल को पहरा दे रहे आर्मी के जवानों को आर्मी के हेडक्वार्टर्स लौट जाने को कहा था, ताकि उन दोनों की शादी के बारे में किसी को भी पता ना चले। आर्मी के जवानों ने भी संजय जी की बात मानते हुए आर्मी के हेडक्वार्टर्स चले गए थे। वहीं मुंबई से बाहर सुनसान जंगल के पास ही एक शिव मंदिर था। उस मंदिर को आज हल्का सा सजाया गया था। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के सामने ही शादी की हल्की सी तैयारी की गई थी। वहीं मंदिर में संजय जी और पंडित जी उन लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी संजय जी ने अजय को फोन लगाते हुए अजय से कहा, बेटा तुम लोग कहाँ पर हो? फोन की दूसरी तरफ से अजय ने कहा, अंकल हम लोग मंदिर के पास ही है, 2 से 3 मिनट में हम लोग मंदिर पहुंच जाएंगे। अजय की बात सुनते हुए संजय जी ने कहा, ठीक है बेटा जल्दी आ जाना। बोलते हुए उन्होंने कॉल काट कर दिया। कॉल कट कर देने के बाद संजय जी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मुहूर्त खत्म होने को अभी कितना समय है? पंडित जी ने संजय जी की बात का जवाब देते हुए कहा, मुहूर्त खत्म होने को अभी भी 1 घंटे का समय है। संजय जी ने कहा, ठीक है पंडित जी। वहीं 2 से 3 मिनट बीतने के बाद काले रंग की कार मंदिर के पास आके रुकी। उस कार में से 3 लोग कार से बाहर आ गए। कार से बाहर आते ही ईशा जी अपने बेटे का नाम लेते हुए कहा, सम्राट। जी हाँ, हमारे इस कहानी के मेन किरदार का नाम सम्राट है, जिसकी 6 फीट की हाइट, 28 की उम्र, जिसके काले घने बाल, जिसकी काली आंखें, जिसमें अपनों के लिए प्यार, दुश्मनों के लिए मौत, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, स्मार्ट एंड गुड लुकिंग चेहरा, मस्कुलर बॉडी, परफेक्ट बॉडी शेप, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसा। ईशा जी अपने बेटे से कुछ बोल पाती कि तभी वहां पर एक और काले रंग की कार आके रुकी। कार के रुकते ही उस कार में से शर्मा फैमिली वाले बाहर आए। सम्राट ने जैसे ही सानवी को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। हाथों में सम्राट के नाम की मेहंदी, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, कानों में झुमके, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। शादी के जोड़े में सानवी बला की खूबसूरत लग रही थी। सानवी की खूबसूरती के बारे में कहने को सम्राट के पास कोई अल्फाज ही नहीं थे। सम्राट अपने होश में आते हुए अजय से कहा, अजय तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं और सानवी 5 मिनट में आते हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, जल्दी से आ जाना वरना मुहूर्त निकल जाएगा। बोलते हुए वो लोग हंसते हुए वहां से चले गए। उन लोगों के जाती ही सम्राट हल्के कदमों से सानवी की ओर बढ़ने लगा। सम्राट को अपनी ओर आते हुए देखकर सानवी की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। सम्राट सानवी के पास आते हुए अपनी मजबूत बाहों में सानवी को लेते हुए उसके माथे को चुनते हुए सम्राट ने मुस्कुराते हुए सानवी से कहा, तुम्हें कहने को मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। सम्राट के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सानवी ब्लाश कर रही थी। उसने ब्लाश करते हुए ही सम्राट का भास हटाते हुए
अपने पंजों पर खड़े होते हुए उसे किस करते हुए सानवी ने कहा, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। सानवी सम्राट से आगे कुछ बोल पाती कि तभी कबाब में हड्डी बनते हुए पीछे से अजय ने कहा, हो गया तुम्हारा, अगर हो गया तो मेरे साथ मंदिर चलो। अजय की आवाज को सुनकर सानवी को बहुत शर्म आ रही थी। शर्म की वजह से वो सम्राट से दूर हो गई। कबाब में हड्डी बने अजय को सम्राट घूर रहा था। सम्राट को घूरते हुए देखकर अजय ने कहा, मुझे घूरना बंद करो और मेरे साथ मंदिर में चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। इतना बोलते हुए अजय ने सानवी और सम्राट का हाथ पकड़ते हुए उन्हें मंदिर में ले आया। दोनों के मंदिर में आते ही दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पहले उन दोनों की एंगेजमेंट करवा दी। एंगेजमेंट करवाते ही दोनों को मंडप में बिठा दिया गया। दोनों के मंडप में बैठते ही पंडित जी ने शादी के मंत्र को पढ़ते हुए वर वधू को 7 फेरे लेते हुए अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, एक दूसरे को हमेशा खुश रखना, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखना, अग्नि को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को वचन लेने को कहा। अग्नि को साक्षी मानते हुए दोनों ने वचन लेते हुए 7 फेरों को पूरा किया। 7 फेरों के पूरा होते ही पंडित जी ने वर को वधू को मंगलसूत्र को पहनाने को कहा। वर के वधू को मंगलसूत्र पहनाते ही पंडित जी वर को वधू के मांग में सिंदूर भरने को कहा। वर के वधू के मांग में सिंदूर भरते ही वर वधू को भगवान का आशीर्वाद लेने को कहा। भगवान का आशीर्वाद लेते ही पंडित जी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा। बड़ों का आशीर्वाद लेते ही पंडित जी ने कहा, पूरी रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न होती है। शादी के पूरा होते ही उस सभी लोग बहुत खुश थे। सबसे शादी के पूरा होते ही सभी लोग बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा तो सानवी खुश थी। सानवी ने खुश होते हुए सम्राट को हल्के से गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ शादी करने का मेरा सपना पूरा हो गया है। सानवी को खुश देखकर सम्राट भी बहुत खुश था। एपिसोड 14 सम्राट हुआ उदास। सम्राट और सानवी दोनों ही बहुत खुश लग रहे थे। दोनों को खुश देखकर ईशा जी उन दोनों के पास आते हुए दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहना। अपनी मोम की बात का जवाब देते हुए सम्राट ने कहा, माँ मैं और सानवी हमेशा ही ऐसे ही खुश रहेंगे। अपने बेटे की बातों को सुनकर ईशा जी ने सानवी से कहा, बेटा तुम्हें सम्राट का अच्छे से ख्याल रखना होगा, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ईशा जी की बातों को सुनते हुए सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। सानवी की बातों को सुनते हुए संजय जी वहां पर आते हुए सानवी से कहा, बेटा तुम्हें सम्राट का अच्छे से देखभाल करनी है ताकि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए। सानवी ने मुस्कुराते हुए संजय जी की बातों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है पापा। तभी संजय जी ने कुछ सोचते हुए सम्राट से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। सम्राट ने अपने पापा की बातों को सुनते हुए कहा, पापा आप क्या कहना चाहते हो मुझे पता है। यही कि मैं कभी भी आर्मी में नहीं जा सकता। पापा मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सम्राट ऐसा अपने पापा को कंफर्ट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत उदास था। संजय जी को भी मालूम था कि उनका बेटा उन्हें कंफर्ट करने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन अंदर से वो भी बहुत उदास है। लेकिन संजय जी अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बेटे की कंडीशन थी ही वैसी। बातों को बदलने के लिए संजय जी ने कहा, अच्छा बच्चों, मुझे और ईशा जी को आर्मी के हाईकमांड ने बुलाया है, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। बोलते हुए उन्होंने सानवी और सम्राट को गले लगाते हुए दोनों से कहा, हमेशा खुश रहना। बोलकर वो वहां से चले गए। संजय जी के जाते ही ईशा जी ने भी दोनों को गले लगाते हुए हमेशा खुश रहना बोलकर उन सभी को अलविदा बोलकर वो भी वहां से चली गई। मिस्टर एंड मिसेस कपूर के जाते ही सम्राट के चेहरे पर उदासी छा गई थी, क्योंकि वो अब कभी भी आर्मी में नहीं जा सकता था। अपने दोस्त को उदास देखकर सम्राट के पास अजय ने आते हुए कहा, देख यार, मुझे पता है तू देश से कितना प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी तबीयत वैसी नहीं है कि तुम देश की सेवा कर पाओ। तुम्हें अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। अब तुम्हारी जिंदगी में सानवी भी है, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल भी तो रखना है। वही सम्राट को उदास देखकर सानवी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी मालूम था कि सम्राट देश से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो भी सम्राट की कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। तभी सानवी ने सम्राट को गले लगाते हुए कहा, आप उदास मत होइए, मुझे आपको उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। सानवी के मासूम चेहरे को देखकर उसे गले लगाते हुए अपने मन में कहा, अगर मैं आर्मी में नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं सानवी के साथ रहते हुए ही देश की सेवा कर सकता हूँ। इन सभी बातों को अपने मन में सोचते हुए अपनी सोच से बाहर आते हुए सानवी से कहा, अच्छा बाबा मैं उदास नहीं हूँ, तुम जो मेरे पास हो। सम्राट को अब उदास ना होते हुए देखकर सानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अजय ने भी अब सम्राट को उदास ना देखकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अजय ने सम्राट से पूछा, अच्छा अब कहाँ जाना है। सम्राट ने कुछ सोचते हुए कहा, दास फैमिली। अजय ने जैसे ही दास फैमिली सुना तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली।
अजय ने दांत पीसते हुए सम्राट से कहा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? सम्राट ने अपने दोस्त का गुस्सा कम करते हुए कहा, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हम लोग वहां से निकल जाएंगे। अजय ने अपने गुस्से को कम करते हुए कहा, ठीक है, मैं जाके कार स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाना। बोलते हुए भी वहां से कार स्टार्ट करने चला गया। अजय के वहां से जाते ही सम्राट ने मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से कहा, मॉम डैड आप लोग अपने घर लौट जाइए, मैं और सानवी कुछ दिनों बाद आपके पास आ जाएंगे। सम्राट की बातों को सुनते हुए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने कहा, ठीक है बेटा। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा सम्राट का अच्छे से ख्याल रखना। बोलते हुए वो लोग वहां से चले गए। उन लोगों के जाते ही सम्राट ने सानवी से कहा, चलो हम भी चलते हैं। सानवी के हाँ में सर हिलाते ही दोनों मंदिर से निकलते हुए कार में आके बैठ गए। कार में बैठते ही कार दास फैमिली की ओर जाने लगी। कार के अंदर गोलियों की असर की वजह से सम्राट सानवी के कंधे पर सर रखकर सो गया था। वहीं सानवी सम्राट को संभाले हुए ही अपने मन में अजय और सम्राट के बीच में हुई बातों के बारे में सोच रही थी। अजय ने भी सानवी को कुछ सोचते हुए नोटिस कर लिया था। उसे पता था वो क्या सोच रही है, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं। उसे ये भी मालूम था कि अगर सानवी को गलती से भी ये मालूम चला कि दास फैमिली वालों ने सम्राट के साथ क्या किया है, तो उस फैमिली को सानवी रातों रात बर्बाद कर देगी। वही कार अभी भी दास फैमिली की ओर बढ़े जा रही थी। रात के 10 बजे कार दास फैमिली के बंगलों के बाहर आके रुकी। एपिसोड 15 दास फैमिली का गेस्ट हाउस। बांद्रा वेस्ट एरिया, जो कि मुंबई का सबसे सेफ एंड एक्सपेंसिव एरिया माना जाता है। ऐसी एक्सपेंसिव जगह पर सफेद रंग का बंगला, जो कि दास फैमिली का था, जिसे चारों ओर से गार्ड्स पहरा दे रहे थे। इसी बंगले के सामने कार आके रुकी हुई थी। बंगले के सामने किसी कार को खड़े पाकर कार में कौन है चेक करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड कार के पास आने लगा। कार के पास आते हुए जैसे ही उस गार्ड ने अजय को कार में देखा तो कार को अंदर जाने के लिए बंगले के गेट को ओपन कर दिया। गेट के ओपन होते ही कार दास फैमिली के बंगले से होते हुए बंगले के पीछे बने हुए गेस्ट हाउस के सामने कार आके रुकी। कार के रुकते ही अजय और सानवी ने सो रहे सम्राट को सहारा देते हुए गेस्ट हाउस के गेस्ट रूम में उसे लाते हुए सहारा देकर उसे बेड पर सुला दिया। सम्राट को बेड पर सुलाते ही अजय ने सानवी से कहा, अच्छा सानवी, मैं चलता हूँ, तुम भी सो जाओ। अजय की बातों का जवाब देते हुए सानवी ने कहा, ओके भाई, गुड नाइट। अजय ने भी सानवी को गुड नाइट बोलते हुए वो उस रूम से चला गया। अजय के रूम से जाते ही सानवी ने सम्राट को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए वो भी सम्राट के साथ बेड पर सो गई। सुबह के 7 बजे सूरज की किरणों की वजह से सानवी नींद से जग गई थी। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो जिसे हद से ज्यादा प्यार करती थी वो उसके बगल में सुकून से सो रहा था। सानवी ने सम्राट को ना जगाते हुए बेड पर से उठते हुए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। सानवी के बाथरूम में जाते ही सम्राट की भी नींद खुल गई थी। आज सम्राट को दिल के पास दर्द हो रहा था। दर्द क्यों हो रहा है चेक करने के लिए उसने अपनी शर्ट उतार दी। शर्ट के उतारते ही उसने देखा कि उसके दिल के पास से थोड़ा खून आ रहा था। वो अपना खून साफ कर पाता कि तभी सानवी ने चिल्लाते हुए कहा, सम्राट आपके दिल के पास से तो खून आ रहा है, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। सानवी को चिल्लाते हुए देखकर सम्राट ने सानवी के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सानवी को सम्राट की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने रोते हुए ही सम्राट के खून को साफ करते हुए कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो। सम्राट ने सानवी की नाक को खींचते हुए सानवी से मजाक करते हुए कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम किसी और से शादी कर लेना। किसी और से शादी की बात सुनकर सानवी ने अपनी नीली आंखों से सम्राट को घूरते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी हूँ, आपके अलावा और किसी की नहीं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सानवी ने सम्राट से पूछा, अगर किसी अमीर बाप के लड़के ने आपकी बीवी को गंदी नजर से देखा तो आप क्या करोगे? सानवी का सवाल सुनते हुए सम्राट ने सानवी की कमर को कस के पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाते हुए उसके बालों के साथ खेलते हुए कहा, उसने कहा, अगर किसी कंट्री के पीएम के बेटे ने भी या किसी अमीर बाप के बेटे ने मेरी बीवी को गंदी नजरों से देखा, यू नो हु एम आई, मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि वो अफसोस करेंगे आखिर वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए। बिकॉज यू आर माइन, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। सम्राट की बातों को सुनते हुए सानवी खिलखिलाकर हंसने लगी। सानवी ने हंसते हुए अपने दोनों हाथों को सम्राट के गले में डालते हुए सम्राट के होठों को चूमते हुए कहा, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। सानवी को मुस्कुराते हुए देखकर सम्राट के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तक तुमने ड्रेस क्यों नहीं बदली? वहीं सानवी, जो कि अभी भी शादी के जोड़े में ही थी, उसने सम्राट से कहा, मेरे पास और कुछ पहनने के लिए था ही नहीं, इसलिए मैंने शादी का जोड़ा ही पहन लिया। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सानवी ने फिर से कहा, मैंने मेरी असिस्टेंट को कह दिया है कि मेरे लिए कुछ ड्रेसेस लेके के आए, वो 1 घंटे में यहाँ पर आती ही होगी।
सम्राट ने सानवी के बातों को सुनते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे तैयार होने में मदद कर दो। सानवी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए ही वो सम्राट के गोद से उतर गई। गोद से उतरने के बाद सानवी ने सम्राट को तैयार होने में मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में सानवी ने सम्राट को तैयार कर दिया था। सम्राट के तैयार होने के बाद वो दोनों ही रूम से बाहर आ गए। रूम से बाहर आने के बाद सानवी किचन में चली गई। वही सम्राट अजय के पास आते हुए सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठने के बाद वो और अजय दोनों मिलकर टीवी देखने लगे। आधे घंटे बीतने बाद ब्रेकफास्ट लेकर सानवी उन दोनों के पास आ गई। ब्रेकफास्ट की एक प्लेट को अजय को देते हुए सानवी ने कहा, भाई ये आपके लिए। ब्रेकफास्ट की प्लेट को लेते हुए अजय ने सानवी से कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ब्रेकफास्ट का एक निवाला लेते हुए सानवी की तारीफ करते हुए अजय ने कहा, वाओ सानवी, तुमने क्या ब्रेकफास्ट बनाया है। वही सानवी ने अजय के लिए सांभर डोसा बनाया था और सम्राट के लिए दलिया। अपने ब्रेकफास्ट को देखते हुए सम्राट मुंह बिगाड़ रहा था। अपना मुंह बिगाड़ते हुए सम्राट ने सानवी से कहा, सानवी उसके लिए सांभर डोसा, मेरे लिए ये दलिया। सम्राट को मुंह बिगाड़ते हुए देखकर अजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए सम्राट से कहा, खा ले यार, तुम्हारे सेहत के लिए ही अच्छा है। एक बार तुम रिकवर हो गए तो रोज ऐसा खाना तुम्हें सानवी बना के खिलाएगी। सानवी ने भी अजय का साथ देते हुए कहा, हाँ भाई ने सही कहा, आप एक बार रिकवर हो गए तो मैं आपको ऐसा खाना रोज बना के खिलाऊंगी। बोलते हुए सानवी सम्राट के पास बैठकर उसे सूप पिलाने लगी। सम्राट को सूप पीना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी उसने जैसे तैसे करके सानवी के हाथों से सूप को पी ही लिया। वहीं सानवी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उन लोगों का ब्रेकफास्ट होने के बाद वो लोग सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। वो लोग टीवी देख ही रहे थे कि तभी सानवी का फोन बजने लगा। एपिसोड 16 अंजलि दास इन गेस्ट हाउस। अपने फोन को बजते हुए पाकर सानवी ने अपने फोन को हाथों में लेते हुए फोन की स्क्रीन पर नाम देखा तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट उसे फोन कर रही थी। अपनी असिस्टेंट का फोन आते हुए देखकर सानवी ने फोन को रिसीव करते हुए अपनी असिस्टेंट से कहा, तुम कहाँ पर हो। सानवी की बातों को सुनते हुए फोन की दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने कहा, मैम मैं बंगले के बाहर हूँ, मुझे गार्ड्स अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मैम आप मेरी मदद कर सकती हो क्या। अपनी असिस्टेंट की बातों को सुनकर सानवी ने अपनी असिस्टेंट से कहा, 2 मिनट्स वेट करो। बोलते हुए अपने बगल में बैठे हुए अजय से सानवी ने कहा, भाई आप मेरी असिस्टेंट को अंदर आने में मदद कर सकते हो क्या। सानवी की बातों को सुनते हुए अजय ने सानवी से कहा, अपनी असिस्टेंट से कहो कि फोन को गार्ड के हाथों में देने के लिए। अजय की बातों को सुनते हुए सानवी ने अपनी असिस्टेंट से कहा, फोन को गुएआरडी के हाथों में दो। सानवी की बातों को सुनते हुए फोन की दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने कहा, ओके मैम। बोलते हुए उसने एक गार्ड के हाथों में फोन को देते हुए कहा, मेरी मैम तुमसे बात करना चाहती है, ये लो उनसे बात करो। तभी एक गार्ड ने असिस्टेंट के हाथों से फोन को लेते हुए कहा, जी मैम। सानवी ने उस गार्ड से कहा, मेरे भाई तुमसे बात कराना चाहते हैं, मैं उन्हें फोन दे रही हूँ, उनसे बात करो। कहते हुए सानवी ने अपने फोन को अजय के हाथों में दे दिया। फोन को लेते हुए अजय ने गार्ड से कहा, उस लड़की को अंदर आने दो। कहकर अजय ने सानवी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, तुम्हारी असिस्टेंट अब अंदर आ सकती है। बोलते वो फिर से टीवी देखने लगा। अपने फोन को लेते हुए सानवी ने अपनी असिस्टेंट से कहा, तुम अब अंदर आ सकती हो। वहीं अजय से बात होने के बाद गार्ड ने असिस्टेंट को उसे उसका फोन लौटा दिया था। अपने फोन को लेते हुए असिस्टेंट ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, ओके मैम मैं अंदर आती हूँ। अपनी असिस्टेंट का जवाब पाकर सानवी ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर दास फैमिली के बंगले के अंदर एक रूम की खिड़की से एक लड़की गेस्ट हाउस के सामने कार को खड़े पाकर वो लड़की घबरा रही थी। घबराते हुए उसने अपने आप से कहा, क्या वो लौट आया है, मगर कैसे। अपने आप से बातें करते हुए वो लड़की दास फैमिली के बंगले से बाहर आते हुए दास फैमिली के गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगी। गेस्ट हाउस के पास आते हुए वो लड़की गेस्ट हाउस में चली गई। गेस्ट हाउस में आते हुए उसने देखा कि अजय टीवी देख रहा था। सम्राट सानवी के गोद में सर रखकर सानवी से बातें कर रहा था। वहीं सानवी भी सम्राट के बालों के साथ खेलते हुए मुस्कुराते हुए सम्राट से बातें कर रही थी। गेस्ट हाउस में किसी का आने का एहसास पाकर तीनों लोगों ने गेस्ट हाउस में कौन आया है चेक करने के लिए अपनी नजरों को उस पर्सन की ओर किया तो कोई कुछ बोल पाता कि तभी अजय ने उस पर्सन को देखते हुए गुस्से से कहा, अंजलि दास तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की यानी अंजलि जो कि दास फैमिली की बेटी थी, जिसकी 26 साल उम्र, 5 फीट की हाइट, काले बाल, काली आंखें, गोरा रंग, सुंदर चेहरा, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड, जो कि भारत की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से दास कंपनी की सीईओ थी। उसने अजय की बातों को इग्नोर करते हुए सम्राट को देखने लगी। सम्राट को किसी लड़की के गोद में सर रख के आराम करते हुए देखकर ना जाने क्यों उसके दिल में दर्द हो रहा था। वहीं सम्राट ने अंजलि को एक नजर देखते हुए उसे पूरा का पूरा नजरअंदाज करते हुए अजय से कहा, अजय शांत हो जाओ, सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। 1 हफ्ते बाद इनके फैमिली के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा।
सम्राट की बातों को सुनते हुए अजय ने गुस्सा करते हुए सम्राट से कहा, सम्राट तुम्हें पता भी है वो आगे और कुछ बोल पाता कि तभी सम्राट ने अजय की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, मेरे और सानवी के खातिर 1 हफ्ते तक इस फैमिली को झेल ले यार, 1 हफ्ते बाद इस फैमिली से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सम्राट की बातों को सुनते हुए अजय ने सम्राट से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे और सानवी के खातिर दास फैमिली को 1 हफ्ते तक बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस बार दास फैमिली ने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर अंजलि को एक नज़र गुस्से से देखते हुए उसे इग्नोर करते हुए फिर से टीवी देखने लगा। अजय को टीवी देखते हुए देखकर सम्राट ने अजय के ऊपर से नजर हटाते हुए सानवी को देखने लगा, जो कि अंजलि को निहारने में व्यस्त थी। अंजलि के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए सम्राट ने सानवी के गालों को खींचते हुए कहा, उसे निहार क्यों रही हो, तुम उससे कई गुना सुंदर हो। सानवी, जो कि अंजलि को निहारने में व्यस्त थी, सम्राट के मुंह से अपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट को सुनकर उसके गाल लाल हो गए। उसने अंजलि के ऊपर से अपनी नजरों को हटाते हुए अपनी गोद में सर रखकर आराम कर रहे सम्राट को देखते हुए उसने कहा, आप भी ना। बोलते हुए वो फिर से सम्राट के बालों के साथ खेलने लगी। वहीं अंजलि ने भी अजय और सम्राट की बातों को सुन लिया था। ना जाने क्यों सम्राट को 1 हफ्ते बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके साथ ये क्या हो रहा था उसे भी नहीं मालूम। अपनी नजरों को सम्राट के ऊपर से हटाते हुए वो सानवी को देखने लगी, जिसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र था। सानवी को देखते हुए अंजलि ने अपने आप से कहा, क्या ये लड़की सम्राट की वाइफ है? लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। खैर जाने दो, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, मगर मुझे उस लड़की की सुंदरता और उसे सम्राट के इतने करीब देखकर मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है। इन सभी बातों को अपने आप से कहते हुए खुद का इग्नोर होते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन वो किस मुंह से उन लोगों से बात करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना मुंह खोल पाती कि तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई तो है। एपिसोड 17 सानवी की जलन। अंजलि को लगने लगा डर। अंजलि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़की को यहाँ पर देखकर वो चौंक गई। उसने चौंकते हुए ही उसे ग्रीट करते हुए कहा, मैम आप यहाँ पर। अंजलि को किसी को ग्रीट करते हुए देखकर सानवी, सम्राट, अजय तीनों ही अंजलि की ओर देखने लगे। अंजलि की ओर देखते हुए उस पर्सन का नाम लेते हुए सानवी ने कहा, अरे सौम्या तुम आ गई। वहीं सौम्या तो सानवी के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र को देखकर वो तो सदमे में चली गई थी। उसने अपने आप को सदमे से बाहर लाते हुए सानवी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, हाँ मैम मैं आ गई। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सौम्या ने कहा, मैम आपने कहा था ना मुझे कुछ ड्रेसेस लाने के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए बेस्ट डिजाइन की गई ड्रेसेस को लेके आई हूँ। सौम्या की बातों को सुनते हुए सानवी ने सौम्या से कहा, ठीक है उन ड्रेसेस को टेबल पर रख दो। सौम्या ने सानवी की बातों को मानते हुए ड्रेसेस को टेबल पर रखने लगी। सौम्या को ड्रेसेस को टेबल पर रखते हुए देखकर उसने मुस्कुराते हुए सौम्या से कहा, इनसे मिलो ये मेरे हस्बैंड है। वहीं सम्राट, जो कि सानवी के गोद में सर रख के जो आराम कर रहा था, सानवी की असिस्टेंट को देखते हुए वो सोफे पर आराम से बैठ गया था। वहीं सौम्या ने सम्राट को देखते हुए अपने मन में कहा, मैम के हस्बैंड कितने चार्मिंग और हैंडसम है, कोई भी लड़की इन्हें अपना बनाना चाहेगी। वहीं सानवी ने नोटिस कर लिया था कि सौम्या उसके पति को बड़े ही शिद्दत से देख रही थी। उसे ये देखकर बहुत जलन होने लगी। जलन की वजह से अपने पति पर से सौम्या का ध्यान हटाने के लिए वो खांसने का नाटक करने लगी। खांसने की आवाज को सुनकर अपने होश में आते हुए सौम्या ने सम्राट को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर मेरा नाम सौम्या है। सम्राट ने भी पोलाइट वे में सौम्या को ग्रीट करते हुए कहा, मेरा नाम सम्राट है, हैट एज सानवी का हस्बैंड हूँ, और वो जो सानवी के बगल में बैठा है वो मेरा दोस्त के साथ साथ सानवी का भाई भी है। सम्राट की बातों को सुनते हुए सौम्या ने अजय की ओर देखते हुए पोलाइट वे में अजय को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर मैं मैम की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। वो आगे और कुछ बोल पाती कि तभी अजय ने पोलाइट होते हुए सौम्या से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम सौम्या है। बोलते हुए अजय ने सौम्या से कहा, मेरा नाम अजय है, मैं सानवी का भाई हूँ, साथ ही सानवी के हस्बैंड का मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपना छोटा सा परिचय देने के बाद वो फिर से टीवी देखने लगा। सबके साथ परिचय होने के बाद सानवी ने सौम्या से पूछा, कंपनी में काम कैसा चल रहा है? कंपनी वीसी साथ कोई दिक्कत तो नहीं ना? सानवी की बातों का जवाब देते हुए सौम्या ने कहा, मैम कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सौम्या ने फिर से कहा, मैम इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। कहते हुए सौम्या ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को सानवी को देने लगी। उन डॉक्यूमेंट को लेते हुए सानवी उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने लगी। वहीं इन लोगों से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई अंजलि सौम्या को किसी के लिए काम करते हुए देखकर उसके तो होश ही उड़े हुए थे। उसने अपने आप से कहा, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अपने काम में प्रोफेशनल, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट माने जाने वाली लड़की वो सम्राट की वाइफ की पर्सनल असिस्टेंट है। मैंने तो ये सुन रखा था कि एसएस कंपनी की मालकिन सौम्या है।
लेकिन आज मेरी आंखों के सामने तो कुछ और ही कहानी है। इन सभी बातों को अपने आप से बड़बड़ाते हुए उसकी नजरें सानवी पर गई, जो कि अभी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए जा रही थी। सानवी को देखते हुए अंजलि को बहुत डर लग रहा था। उसने अपने आप से कहा, अगर सम्राट की वाइफ को ये मालूम चला कि मैंने और मेरी फैमिली वालों ने सम्राट के साथ क्या किया है तो वो तो हमें छोड़ेगी नहीं। वो आगे और कुछ सोच पाती कि तभी उसका फोन बजने लगा। अपने फोन को बजते हुए पाकर फोन को बिना देखे ही उसने कॉल को रिसीव कर लिया। अंजलि ने कॉल को रिसीव करते हुए कहा, हेलो कौन? फोन की दूसरी ओर से एक लड़के की आवाज आई। उस लड़के ने अंजलि से कहा, तुम कहाँ पर हो? अंजलि उस आवाज को पहचानती थी। उसने बिना सोचे ही कहा, मैं गेस्ट हाउस में हूँ। उस लड़के ने अंजलि का जवाब पाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंजलि पहले से ही सानवी को देखते हुए परेशान हो रही थी। ऐसे समय पर उस लड़के का फोन आना उसे और परेशान कर रहा था। वहीं दूसरी ओर गेस्ट हाउस के सामने लिमिटेड एडिशन की पीले रंग की लैम्बोर्गिनी कार आके रुकी। कार के रुकते ही कार में से सूट बूट में एक हैंडसम सा लड़का कार से बाहर आते हुए गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगा। गेस्ट हाउस में आते हुए उसकी नजरें अंजलि को ढूंढने लगी। अंजलि को ढूंढते हुए ही उसकी नजरें सानवी पर गई। जैसे ही उस लड़के ने सानवी को देखा तो देखता ही रह गया। उस लड़के ने ना जाने आज तक कितनी ही लड़कियों के साथ रातें गुजारी थी, लेकिन आज तक उसने इतनी बला की खूबसूरत लड़की को कभी भी नहीं देखा था। जब उसने पहली बार अंजलि को देखा था, वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसके साथ सोना चाहता था। उसने तो कई बार अंजलि को ऑफर दिया था कि उसके साथ सोने के लिए, लेकिन हर बार अंजलि ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आज भी उसका यही मोटिव था कि अंजलि को उसके साथ सोने के लिए मनाने की। लेकिन जब उसने सानवी को देखा तो उसकी हवस अंजलि के ऊपर से हटते हुए सानवी पर आ गई थी। वो लड़का हवस भरी हुई निगाहों से सानवी को देखने लगा। सानवी को देखते हुए उस लड़के ने अपने मन में कहा, बिस्तर में इस लड़की के साथ खेलने में मजा तो बहुत आएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। अपनी सोच से बाहर आते हुए बिना कुछ सोचे ही सानवी की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, है लाल साड़ी वाली बेब, आगे क्या होगा? आपको क्या लगता है ये लड़का किसकी बीवी से पंगा लेने जा रहा है? एपिसोड 18। करण पाटिल की बदतमीजी, करण के गालों पर थप्पड़ों की बरसात। किसी के मुंह से किसी के लिए बेब सुनकर सभी लोग उस पर्सन की ओर देखने लगे। उस पर्सन को देखते हुए फ्रस्ट्रेशन में अंजलि ने उस पर्सन का नाम लेते हुए कहा, करण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का यानी करण, जो कि भारत की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से पाटिल कॉर्पोरेशन का सीईओ का बेटा था, जो कि निहायत ही बदतमीज, गिरा हुआ, जिसके दिमाग में हर वक्त किसी लड़की के साथ रात गुजारने के बारे में सोचना, जिसे अपनी अमीरी पर सबसे ज्यादा घमंड था। उसने यानी करण ने अंजलि की बातों को इग्नोर करते हुए सानवी की ओर बढ़ते हुए कहा, सेक्सी बेब तुम्हारा नाम क्या है? किसी लड़के के मुंह से अपने लिए बेब सुनकर सानवी उस लड़के को घिन भरी निगाहों से उसे गुस्से से देखने लगी। सानवी को गुस्सा होते हुए देखकर करण ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए उदास होने का नाटक करते हुए कहा, हे बेब, तुम्हारा गुस्सा होना मुझे दर्द दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस गुस्से को भी प्यार में बदल दूंगा। बस तुम एक बार मुझे हाँ कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी दिल की रानी बना के रखूंगा। कुछ शेरों शायरियों को बोलते हुए सानवी की ओर बढ़ते हुए वो उसे छू पाता कि तभी किसी के मजबूत हाथों ने सानवी की ओर बढ़ रहे हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की कोशिश करने की? बोलते हुए उसने करण को एक थप्पड़ जड़ दिया। उस पर्सन ने करण को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि एक थप्पड़ में ही करण सीधे फर्श पे जा गिरा था। फर्श पर से उठते हुए करण ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? करण ने बस इतना ही कहा था कि उस पर्सन ने करण को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गेस्ट हाउस में मौजूद लोगों की हालत ही खराब होने लगी। उस पर्सन ने एक डेविल स्माइल देते हुए करण से कहा, तू कौन है और तेरा बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता, मगर तुमने एक गलती कर दी। वो गलती ये है कि मेरी बीवी पर गंदी नजर डालने की। उस पर्सन की डेविल हंसी को देखते हुए, उस पर्सन की बातों को सुनते हुए आज पहली बार करण को किसी से डर लग रहा था, मगर उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने हिम्मत करते हुए कहा, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? वहीं उस पर्सन को जोर जोर से हंसते हुए देखकर सानवी को उस पर्सन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उस पर्सन की वैसी कंडीशन नहीं थी कि वो जोर जोर से हंस सके। सानवी ने उस पर्सन के पास आते हुए कहा, सम्राट आप ठीक तो हो ना? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अपने पास सानवी को पाकर उसे अपने बाहों में लेते हुए कहा, मेरी प्यारी वाइफ, तुमने मुझे एक बार कहा था ना, अगर तुम पर किसी ने गंदी नजर डाली तो मैं क्या करूंगा? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर मेरी बीवी पर किसी ने गंदी नजर डाली तो मैं क्या करूंगा। इन बातों को सानवी से कहते हुए सम्राट ने करण को देखते हुए कहा, गधे तेरा नाम क्या है? करण ने सम्राट को हल्के में लेते हुए उसने हंसते हुए कहा, तू मेरा नाम जान के भी क्या करेगा? अगर मैंने अपना पूरा नाम तुम्हें बता दिया तो तू यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा।
वहीं करण की बातों को सुनते हुए सानवी और अजय को करण के ऊपर दया के साथ ही उस पर हंसी भी आ रही थी। उसे क्या मालूम कि आखिर उसने किस शेर के मुंह में अपने हाथों को डाला है। वहीं सानवी को सम्राट के बाहों में देखकर करण को बहुत जलन हो रही थी। वो चाहता था उसके बिस्तर में सानवी उसके बाहों में हो। सानवी को देखते हुए करण ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा नाम करण पाटिल है, मैं भी देखूं जरा मेरा तू बिगाड़ क्या पाता है। जैसे ही सम्राट ने उस लड़के का पूरा नाम सुना तो उसने अपने जेब से फोन निकालते हुए एक नंबर को कॉल करते हुए कहा, आधे घंटे में पाटिल कॉर्पोरेशन बर्बाद हो जाना चाहिए, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कॉल के कट होते ही वो सानवी से दूर होते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे अपने दिल के पास दर्द होने लगा था। सानवी को भी महसूस हो गया था कि सम्राट को दिल के पास दर्द हो रहा था। सानवी ने परेशान होते हुए सम्राट के पास आते हुए पूछा, सम्राट आप ठीक तो हो ना। सम्राट ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस पानी पीना है। सम्राट के पानी पूछने पर सानवी दौड़ते हुए किचन में चली गई। किचन में एक ग्लास में पानी भरते हुए किचन से बाहर आते हुए सम्राट के पास आते हुए उसे पानी पिलाने लगी। सम्राट को दर्द में देखकर सानवी के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सम्राट से पूछा, सम्राट अब आपको कैसा लग रहा है। सम्राट ने कहा, अब बेहतर लग रहा है। सम्राट को बेहतर लग रहा है सुनकर सानवी को अच्छा लगने लगा था। वहीं दूसरी ओर अंजलि ने उस लड़की को सम्राट को इतनी फिक्र करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसका ख्याल रखना चाहती थी, मगर उसके पास वो हक नहीं था। जब से सम्राट मुंबई आया था उसके साथ उसके घर वालों ने हमेशा ही सम्राट को नीचा दिखाना, उसे ताना मारना यही काम करते थे। वो सम्राट की ओर अपने कदमों को बढ़ा पाती कि तभी उसने कुछ सोचते हुए अपने कदमों को वहीं रोक लिए। वहीं करण को सम्राट का इतना ख्याल रखना, उसके लिए आंसू बहाना देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसने सानवी को फिर से बेब बुलाते हुए कहा, हे बेब मुझे भी देख लो, मुझे भी चोट लगी है। वो आगे सानवी से और कुछ कह पाता कि तभी उसके गालों पर फिर किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही वो फिर से फर्श पर गिर गया था। फिर से किसी को उसे थप्पड़ मारते हुए देखकर फर्श पर से उठते हुए उस पर्सन को देखने लगा। करण ने उस पर्सन को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे। वो आगे और कुछ बोल पाता कि फिर से उसके गालों पर थप्पड़ों की बरसात होने लगी। करण को ऐसे मार खाते हुए देखकर सबको करण पर हंसी आने लगी। आपको क्या लगता है कौन करण को इतना थप्पड़ मारे जा रहा है? एपिसोड 19 सानवी का गुस्सा। सानवी ने मारा करण को थप्पड़। उस इंसान ने करण को थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरे का नक्शा ही बदल डाला था। उस इंसान ने करण से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को ऐसे बुलाने की। अगर तुमने एक और बार अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन को किसी भी नाम से बुलाया तो तू कल का सूरज कभी भी नहीं देख पाएगा। बोलते हुए अजय ने करण को एक लात मारते हुए वो वहां से चला गया। अजय के लात मारने से करण फर्श पर गिर गया था। फर्श पर से उठते हुए करण ने चिल्लाते हुए कहा, आज तक मेरे बाप तक ने कभी भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए वो किसी को फोन करने लगा। वहीं जो सानवी सम्राट को दर्द में देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे। करण की बातों को सुनते हुए सानवी ने अपने आंसू को साफ करते हुए सौम्य से कहा, सौम्य मुझे ग्लव्स तो दो जरा। वहीं सौम्य को भी मालूम था जब उसकी मैम को किसी लड़के को थप्पड़ मारना होता था वो उसी वक्त ग्लव्स को पूछा करती थी, इसलिए वो हमेशा ही अपने पास ग्लव्स को रखा करती थी। सानवी के ग्लव्स को पूछने पर सौम्य ने अपने पास रखे हुए ग्लव्स को सानवी को देते हुए कहा, ये लीजिए मैम। सानवी ने सौम्या के हाथों से ग्लव्स को लेते हुए उन्हें अपने हाथों में पहनते हुए वो करण की ओर बढ़ने लगी। वहीं सानवी को अपनी ओर आते हुए देखकर वो जो किसी को फोन करने वाला था वो कॉल ना करते हुए उदास होने का नाटक करते हुए कहा, हे बेब करके वो उसे बुलाने वाला ही था कि उस रूम में थप्पड़ की आवाज गूंजने लगी। सानवी ने करण को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वो फिर से फर्श पर जा गिरा। फर्श पर से उठते हुए वो सानवी से कुछ कह पाता कि तभी सानवी ने अपनी लाल हुई आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी वजह से अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए सानवी ने सौम्या से कहा, सौम्य टीम 1 को यहाँ पे आने को कहो। सानवी की बातों को सुनते हुए सौम्य ने कहा, जी मैम, उन्हें अभी ही बुलाती हूँ। कहते हुए उसने टीम 1 के कप्तान को फोन लगा दिया। फोन पर कप्तान से बातें होने के बाद सौम्या ने कॉल कट करते हुए सानवी से कहा, मैम वो लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। सानवी ने अपना सर में हिलाते हुए करण को एक नजर गुस्से से देखते हुए वो वापस से सम्राट के पास आ गई। वहीं करण को अब सानवी पर भी गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से उन लोगों की ओर देखते हुए किसी को कॉल करने लगा। दूसरी ओर अंजलि ने सम्राट की बातों को सुन लिया था। उसने सम्राट की बातों को हल्के में लेते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी बड़ी कंपनी को कोई आधे घंटे में कैसे बर्बाद कर सकता है, वो भी एक आम सोल्जर। उसने सम्राट को एक नजर देखते हुए इन सभी बातों को अपने आप से बड़बड़ाते हुए वो गेस्ट हाउस से चली गई।
अंजलि के गेस्ट हाउस से जाते ही अजय ने उन लोगों से कहा, मैंने करण और उसके बाप के बारे में कुछ पता किया है। कहते हुए उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये दोनों बाप बेटे मिलकर रोज किसी न किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। अजय की बातों को सुनते हुए उन लोगों को बाप बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सानवी ने गुस्से से कहा, मैं इस करण को छोड़ूंगी नहीं। बस उसने इतना ही कहा था कि गेस्ट हाउस के बाहर आसमान में 2 हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे। वो 2 हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करते हुए जमीन पर उतरने लगे। हेलीकॉप्टर के जमीन पर उतरते ही उसमें से ब्लैक ड्रेस में 20 लोग हाथों में गन लिए हुए गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगे। वो लोग गेस्ट हाउस में आते हुए उन लोगों का कप्तान ने कहा, टीम 1 रिपोर्टिंग मैम। किसी अननोन पर्सन की आवाज को सुनकर सभी लोग उस पर्सन की ओर देखने लगे। उस पर्सन को देखते हुए सानवी ने उसका नाम लेते हुए कहा, महेंद्र। महेंद्र जो कि एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट था, जो कि अब टीम 1 का कैप्टन है। सानवी ने करण की ओर इशारा करते महेंद्र से कहा, महेंद्र अपनी टीम से कहो कि उस लड़के को यहाँ से ले जाए। सानवी की बातों को मानते हुए महेंद्र ने अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहा, उस लड़के को यहाँ से ले जाओ। अपने कप्तान का ऑर्डर सुनते हुए यस कैप्टन बोलकर करण को बोलने का मौका दिए बगैर वो लोग उसे घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। करण के वहां से जाते ही महेंद्र अपनी मैडम का ऑर्डर का वेट करने लगा। वहीं सानवी ने कुछ सोचते हुए सम्राट के पास आते हुए उसके कानों में कुछ कहा। सम्राट ने सानवी की बातों को सुनते हुए हंसते हुए कहा, क्या सच में तुम उसके साथ वो करवाना चाहती हो? सानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। सानवी को अपना सर हाँ में हिलाते हुए देखकर सम्राट ने अजय को अपने पास बुलाते हुए उसके कानों में भी वही बातें बता दी जो सानवी ने उससे कही थी। सम्राट की बातों को सुनते हुए अजय ने हंसते हुए कहा, सच में सानवी तुम उसके साथ वो सब करवाना चाहती हो? सानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई। अजय ने कहा, ठीक है फिर मैं भी महेंद्र के साथ ही चला जाता हूँ। बोलकर वो महेंद्र के साथ वहां से चला गया। अजय और महेंद्र के वहां से जाते ही सानवी ने सौम्या से कहा, सौम्या तुम ऑफिस जाओ। सौम्या ने कहा, जी मैम बोलकर वो भी वहां से चली गई। एपिसोड 20 पाटिल कॉर्पोरेशन की बर्बादी। वहीं आधे घंटे बाद न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे पाटिल कॉर्पोरेशन के सीईओ विकास पाटिल कैसे आतंकवादियों से पैसे लेते हुए उन्हें भारत में आने में मदद किया करते थे, कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को अपनी नेटवर्क की मदद से उन्हें ड्रग्स देना, हर महीने करोड़ों का ड्रग्स का स्मगलिंग करना, गैर कानूनी तरीके से वेपन डीलिंग करना, कैसे विकास पाटिल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिंदा इंसानों का ऑर्गन्स निकाल के उन्हें बेचना, कैसे हर दिन किसी न किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, ऐसे कई तरह के गैर कानूनी का काम करते हुए पाटिल कॉर्पोरेशन के सीईओ ने भारत के 5 बड़े कंपनियों में अपना नाम दर्ज करवाया था। ऐसे करके हर एक न्यूज चैनलों में आज पाटिल कॉर्पोरेशन के सीईओ के गलत कामों के बारे में बताया जा रहा था। जिस किसी के साथ पाटिल कॉर्पोरेशन के सीईओ ने गलत किया था, आज वो लोग पाटिल कॉर्पोरेशन के सीईओ के बर्बाद होने पर बहुत खुश थे। जिस किसी ने भी पाटिल कॉर्पोरेशन के सीईओ को बर्बाद किया था, उस इंसान को वो लोग दुआ दे रहे थे। दूसरी ओर दास बंगले में अंजलि भी इस न्यूज को सोफे पर बैठे हुए देख रही थी। इस न्यूज को देख के वो सदमे में चली गई थी। अपने आप को सदमे से बाहर लाते हुए उसने कहा, आखिर सम्राट ने ऐसा किया तो किया कैसे? आखिर उसके पास इतनी पावर आई तो आई कहां से? आखिर उसका बैकग्राउंड है क्या? वो आखिर है कौन? मुझे तो उसके बारे में इतनी ही जानकारी दी गई थी कि वो बस एक आम सोल्जर है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और ही है। जब मैंने और मेरे परिवार वालों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, तब उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया, मगर जब उसकी बीवी पर किसी ने बुरी नजर डाली तो उसने तभी ही एक्शन लिया। इन 1 सालों में मैंने जहां तक सम्राट को देखा है, वो कभी भी दास बंगले से बाहर गया ही नहीं। मगर वो एशिया की नंबर 1 कंपनी की मालकिन से मिला तो मिला कब? क्या उसे वो पहले से जानता था? जहां तक मैंने एशिया की नंबर 1 कंपनी के मालकिन के बारे वीईसी 7 पता करवाया है, वो तो किसी लड़के को अपने करीब आने तक नहीं देती। जब मैंने गेस्ट हाउस में उसे देखा तो वो सम्राट का कितना परवाह कर रही थी। क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? मगर कैसे? वो अपने आप से और कुछ कह पाती कि तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड ने आते हुए कहा, मैम बंगले के पीछे गेस्ट हाउस के सामने 2 हेलीकॉप्टर आके रुके हुए हैं। बॉडीगार्ड की बातों को सुनते हुए अंजलि ने शौक होते हुए कहा, क्या हेलीकॉप्टर यहाँ पर, लेकिन किसके? बॉडीगार्ड ने अंजलि की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैम वो हेलीकॉप्टर एसएस कंपनी के है। जैसे ही अंजलि ने एसएस कंपनी का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने कहा, एसएस कंपनी यानी सम्राट की वाइफ की कंपनी? कहते हुए वो सोफे पर से उठते हुए बंगले से बाहर आ गई। बंगले से बाहर आते हुए उसने देखा कि ब्लैक ड्रेस पहने हुए कुछ लोग एक इंसान को मार रहे थे। वो उन लोगों से दूरी बनाए हुए ही उस इंसान को देखने लगी जिसे वो लोग नंगा करके मार रहे थे। उस इंसान को देखते हुए शौक होते हुए अंजलि ने कहा, करण, इसकी ऐसी हालत, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने करण को गौर से देखा तो उसकी हंसी छूट गई। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वो हंसने लगी। वहीं अजय ने अंजलि को देख लिया था। उसे देखकर वो अभी के अभी उसे मार देना चाहता था, लेकिन सम्राट की वजह से अपने गुस्से को काबू में करते हुए वो उसे इग्नोर करने लगा। अंजलि ने अजय के गुस्से को नोटिस कर लिया था, मगर उसने उसे कुछ कहा नहीं। उसे भी मालूम था कि अजय उससे क्यों गुस्सा है।
दूसरी ओर गेस्ट हाउस का दरवाजा ओपन करते हुए सम्राट और सानवी अजय की ओर बढ़ने लगे। दूर से ही सम्राट ने करण की हालत को देख लिया था। उसने उसकी हालत को देखते हुए वो वहीं पर रुक गया। सम्राट को रुकते हुए देखकर सानवी ने सम्राट से पूछा, सम्राट क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? सानवी को कुछ ना कहते हुए उसे गले लगाते हुए सम्राट ने कहा, पीछे मुड़ना मत कहते हुए करण को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सम्राट को ऐसे कहते हुए देखकर सानवी ने अपने चेहरे को हल्के से सम्राट के सीने से दूर करते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए सम्राट को देखने लगी। सम्राट के चेहरे पर मुस्कान को देखकर वो तो उसकी मुस्कान में खो सी गई, क्योंकि उसे सम्राट मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं सम्राट ने हंसते हुए दूर से ही अजय से कहा, अजय उसे यहाँ से ले जाने को कहो, उसे ऐसे देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। सम्राट की आवाज को सुनते हुए अजय ने हंसते हुए कहा, ठीक है यार, कहकर उसने महेंद्र से कहा, इसे यहाँ से ले जाकर रास्ते में छोड़ देना ताकि इसकी ऐसी हालत को सभी लोग देख सके। महेंद्र ने अजय की बातों का जवाब देते हुए कहा, ओके सर, बोलकर वो लोग वहां से करण को लेकर चले गए। करण के वहां से जाते ही सम्राट सानवी से दूर होते हुए वो अजय के पास जाकर उससे बातें करने लगा। अचानक से सम्राट को अपने से दूर होते हुए देखकर वो सम्राट से थोड़ा नाराज हो गई, क्योंकि उसे सम्राट को मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लग रहा था। वो पीछे मुड़कर सम्राट को कुछ कह पाती कि उसने देखा अंजलि उसके पति को देखी जा रही थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अंजलि को कुछ ना कहते हुए सम्राट के पास आते हुए उसका हाथ पकड़कर वो उसे गेस्ट हाउस में लेके चली गई। सानवी को ऐसे करते हुए देखकर अजय को हंसी आ गई। उसे पता चल गया था कि अंजलि से उसे जलन होने लगी थी, इसलिए वो सम्राट को लेकर गेस्ट हाउस में चली गई। अजय ने गेस्ट हाउस में ना जाते हुए वो बंगले से बाहर आ गया। एपिसोड 21 सानवी का गुस्सा होना। सानवी का प्यारा सवाल। सम्राट और सानवी के गेस्ट हाउस में जाते ही इधर अंजलि को सानवी पर गुस्सा आने लगा था। पता नहीं क्यों मगर उसे सानवी को सम्राट के करीब होने से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो प्यार तो किसी और से करती थी, लेकिन जब से वो वापस आया था उसका सम्राट को देखने का नजरिया ही बदल गया था। लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो भी अपने पैरों को पटकते हुए दास बंगले में चली गई। वहीं दूसरी ओर गेस्ट हाउस के गेस्ट रूम में सानवी अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखे हुए अपनी नाक फुलाए हुए सम्राट को घूरे जा रही थी। सम्राट को सानवी के छोटे से चेहरे पर गुस्से को देखकर उसे उस पर हंसी भी आ रही थी, साथ ही उसे उस पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि वो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। सानवी को और गुस्सा दिलाने के लिए वो उसे बिना कुछ कहे ही बेड पर आराम से जाकर बैठ गया। सम्राट को उसे बिना कुछ कहे ही बेड पर बैठते हुए देखकर वो उसके पास आते हुए अपने दोनों हाथों को उसके गले में डालते हुए उसकी गोद में बैठते हुए कहा, गेस्ट हाउस के बाहर आप मेरे से अचानक से दूर क्यों हो गए? जब सौम्या और वो लड़की अपनी चमकती हुई आंखों से आपको देखी जा रही थी तब आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? सानवी के बच्चों जैसे सवालों को सुनते हुए सम्राट को सानवी पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथों से सानवी की कमर को पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथों से उसकी गुस्से से फुलाई हुई नाक को खींचते हुए कहा, तो मेरी बीवी को किसी से जलन हो रही है? लेकिन सानवी को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। उसने सम्राट को घूरते हुए कहा, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सानवी के सवालों का जवाब देते हुए सम्राट ने कहा, मैंने उन लड़कियों से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं था। वैसे भी मैं हर लड़की से पूछ भी नहीं सकता कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। रही बात तुम्हारे दूसरे सवाल की, तो मुझे अजय ने कुछ इशारा किया था, इसलिए मैं तुमसे अचानक से दूर हो गया। नाउ यू आर हैप्पी, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल गए। अपने सवालों का जवाब पाकर सानवी ने अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल लाते हुए उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है आपको लड़कियों से दूर रखने का। मैं आपको वो आइडिया बताऊं क्या? सानवी के बातों को सुनते हुए सम्राट ने कहा, और वो आइडिया क्या है? अपने आइडिया को सुनने के लिए सम्राट को मानते हुए देखकर सानवी ने खुश होते हुए सम्राट को किस करते हुए कहा, आसान है आपको लड़कियों से दूर रखने का। वो कैसे? सम्राट ने पूछा। सानवी ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ये आइडिया है कि मैं आपको घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी, मैं आपको घर में ही कैद कर दूंगी। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? बोलते हुए वो अपनी चमकती हुई आंखों से सम्राट की ओर देखने लगी। सानवी को घूरते हुए सम्राट ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ऐसा आइडिया आया भी तो कहाँ से? सम्राट को अपनी बात ना मानते हुए देखकर वो उदास हो गई। सानवी को उदास होते हुए देखकर सम्राट को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए सानवी से कहा, सानवी तुम्हारे आइडिया के बारे में मैं कुछ कहूँ? अपने उदास मन से सानवी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? सानवी के उदास चेहरे को देखते हुए सम्राट ने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, तुम्हें वो सब करने के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकता। मेरी कंडीशन वैसी नहीं कि मैं घर से बाहर जा सकूं, और तुम्हें किसी भी लड़की से जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा और कोई भी लड़की मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। सम्राट की बातों को सुनते हुए सानवी ने खुश होते हुए कहा, सच्ची में आप कहाँ भी नहीं जाओगे ना?
सम्राट ने अपना सरहा में हिलाते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तुम मेरे लिए कुछ खाना बना सकती हो क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सानवी ने कहा, सॉरी, मैं आपके लिए अभी ही कुछ खाना बनाती हूँ। बोलकर वो सम्राट के गोद में से उठते हुए वो उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। सानवी के वहां से जाते ही सम्राट भी उस रूम से बाहर आते हुए सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद किचन से बाहर आते हुए सानवी ने सम्राट के पास बैठते हुए उसे खाना खिलाने लगी। सम्राट के खाना खाते ही सानवी ने सम्राट से पूछा, भाई कहाँ है? सम्राट ने सानवी की बातों का जवाब देते हुए कहा, वो बाहर गया है, शाम तक वो आ जाएगा। ठीक है, बोलते हुए सानवी ने सम्राट के साथ बैठते हुए वो भी टीवी देखने लगी। वो लोग टीवी देख ही रहे थे कि तभी सानवी का फोन बजने लगा। अपने फोन को बजते हुए देखकर फोन को अपने हाथों में लेते हुए किसी अननोन नंबर से कॉल आते हुए देखकर वो उस कॉल को इग्नोर करते हुए फिर से टीवी देख पाती कि तभी फिर से उसका फोन बजने लगा। अपने फोन को बार बार बजते हुए देखकर वो उस कॉल को रिसीव करते हुए उस पर्सन पर गुस्सा कर पाती कि तभी फोन की दूसरी ओर से किसी लड़की की जानी पहचानी सी आवाज को सुनकर उसने अपने गुस्से को कम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम, व्हाट अ सरप्राइज। एपिसोड 22 सानवी की बेस्ट फ्रेंड कॉलेज रियूनियन पार्टी। सानवी ने कहा, व्हाट अ सरप्राइज। फोन की दूसरी ओर से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, कैसी है मेरी जान। उस लड़की की बातों का जवाब देते हुए सानवी ने कहा, मैं तो बढ़िया हूं, तू कैसी है। सानवी की बातों का जवाब देते हुए फोन की दूसरी ओर से उस लड़की ने कहा, मैं तो अच्छी हूँ। उस लड़की ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुन, आज कॉलेज रियूनियन पार्टी है और तुम्हें उस पार्टी में कैसे भी करके आना ही होगा। मुझे पता है तुम्हें पार्टी वगैरह कुछ भी पसंद नहीं, मगर तुम्हें मेरे खातिर उस पार्टी में आना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अगर तुम उस पार्टी में नहीं आई तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पार्टी का पता भेज रही हूँ, तुम्हें उस पते पर कैसे भी करके आना ही होगा। कहकर उस लड़की ने कॉल कट कर दिया। सानवी उस लड़की से कुछ कहना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से उस लड़की को कॉल लगाया तो फोन स्विच ऑफ करके बता रहा था। कॉल के ना उठाने पर वो परेशान हो गई क्योंकि एक तरफ उसका प्यार था जिसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, दूसरी ओर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसे वो नाराज नहीं कर सकती थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। सानवी को परेशान होते हुए देखकर सम्राट ने सानवी से पूछा, सानवी तुम परेशान क्यों लग रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे कह सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सम्राट की बातों को सुनते हुए सानवी ने परेशान होते हुए कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन आया था, उसने कहा है कि आज कॉलेज रियूनियन पार्टी है, मुझे कैसे भी करके उस पार्टी में आना ही होगा। कहकर उसने कॉल कट कर दिया था। लेकिन ऐसी कंडीशन में मैं आपको छोड़कर पार्टी में कैसे जा सकती हूँ और उसे मैं नाराज भी नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सानवी की परेशानी को सुनते हुए सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये थी तुम्हारी परेशानी। तुम्हारी परेशानी का सल्यूशन ये है कि पार्टी में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम अपनी फ्रेंड से भी मिल लेना। इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तुम अपनी फ्रेंड से मिल भी लोगी और मेरा ख्याल भी रख पाओगी। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन सानवी को सम्राट की तबीयत की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने कहा, लेकिन सम्राट, आपकी तबीयत? सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम और अजय मुझे संभालने के लिए वहीं पर रहोगे, इसलिए मेरी फिक्र करना बंद करो और मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें पार्टी में जाने के लिए देरी हो जाएगी। कहते हुए उसने सानवी के हाथों को पकड़ते हुए गेस्ट हाउस के गेस्ट रूम में उसे लाते हुए कहा, पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर मुझे तैयार होने में मदद कर देना। सानवी ने अपना सरहा में हिलाते हुए सौम्या जो उसके लिए कुछ ड्रेसेस लेके आई थी, उन ड्रेसेस में से एक ड्रेस को लेते हुए चेंज करने के लिए वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम में से बाहर आते हुए सानवी ने सम्राट से कहा, सम्राट मैं तैयार हो गई, चलिए मैं आपको तैयार करवा देती हूँ। दूसरी ओर सम्राट सानवी को देखे ही जा रहा था। वो अपने धीमे कदमों से सानवी की ओर बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसके कानों में हल्के से कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। वहीं सानवी ने आज के पार्टी में जाने के लिए ब्लू रंग की साड़ी, उसके साथ उसके मैचिंग का ब्लाउज पहन रखा था, साथ ही मांग में सिंदूर, गले में सम्राट के नाम का मंगलसूत्र, कानों में ब्लू रंग के ईयररिंग्स, होठों पे गुलाबी लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, जिसमें वो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। सम्राट के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर सानवी के गाल लाल हो गए। उसने शर्माते हुए अपने मुलायम हाथों से सम्राट को हल्के से मारते हुए कहा, आप भी ना, चलिए मैं आपको तैयार करवा देती हूँ। कहते हुए वो उसे तैयार होने में मदद करने लगी। सम्राट के तैयार होते ही सानवी ने सम्राट को देखते हुए अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरे पति को किसी की नजर ना लगे। वहीं सम्राट ने आज सिंपल सा ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। सानवी की बातों को सुनते हुए सम्राट ने हंसते हुए कहा, आज मेरी बीवी तो हर लड़के का दिल ही चुरा लेगी। सम्राट की बातों को सुनते हुए सानवी ने मुस्कुराते हुए सम्राट के करीब आते हुए अपने पंजों पर खड़े होकर उसे किस करते हुए कहा, हर किसी लड़के का तो पता नहीं, मगर जिसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा जुनून, जो मेरा पागलपन, मैंने उसका दिल चुराया है, बस वो ही मेरे लिए काफी है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सानवी ने फिर से कहा,
क्या आप मास्क पहनोगे या नहीं? सानवी के सवाल को सुनते हुए सम्राट ने कहा नहीं, वो सब छोड़ो, अजय हमारा इंतजार कर रहा होगा, अब चले। सानवी ने कहा ओके। सानवी के ओके कहते ही वो दोनों ही रूम से बाहर आते हुए गेस्ट हाउस से बाहर आ गए। गेस्ट हाउस से बाहर आते हुए उन्होंने देखा कि काले रंग की कार में अजय उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। दोनों ही कार के पास आते हुए कार में बैठ गए। उन दोनों के कार में बैठते ही अजय ने कार को दास बंगले से बाहर लाते हुए कार को जुहू बीच से थोड़ी दूरी पर बना हुआ एक 7 स्टार होटल की ओर कार को ले जाने लगा, क्योंकि सानवी की कॉलेज रियूनियन पार्टी वहीं पे थी। कार के बंगले से बाहर जाते ही 2 काली आंखें गुस्से से सानवी को देखी जा रही थी, मगर वो सानवी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि इस बार उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो सम्राट उसे छोड़ेगा नहीं। अपने पैरों को पटकते हुए वो फिर से बंगले में वापस से चली गई।